वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका की पूरी डिटेल, कोशिका की संरचनाएं, कोशिका के कार्य, कोशिका के विभाजन और इसमें जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके पूरी डिटेल देखेंगे। तो कोशिका यानी जीवन का आधार है कोशिका। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते कोशिका की परिभाषा। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी हमारी जो मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि जीवों की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो वो कोशिका है। अब पढ़ते हैं खोज के बारे में हम। 1665 में रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोरक में मृत कोशिका की खोज की थी और उसे कोशिका का नाम दिया था। फिर 1676 में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, यानी जीवित कोशिका का खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेन हॉक ने। और सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, मगर वो एक मृत कोशिका थी 1665 में। और ये खोज किस में की थी? रॉबर्ट हुक ने कोरक में। अगर वहाँ एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना कि कोशिका की खोज किसने की थी, वो तो रॉबर्ट हुक ने की थी, मगर जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी। अब विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। और वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे अमीबा और क्लेमाइडोमोनास का शरीर एक कोशिका का बना होता है तो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब पढ़ते हैं कोशिका का सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत 1838 और 39 में जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान व पादप वैज्ञानिक मिथियास स्लाइडेन ने दिया था। जो हम स्लाइडेन और स्वान याद रखते हैं, स्वान और स्लाइडेन भाई, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? गाइडों में लिखा होता है स्वान और स्लाइडेन, तो ये शॉर्ट में लिखा होता है, इनका पूरा नाम होता है थियोडर स्वान और मिथियास स्लाइडेन ने। नोट लिखे या मैंने कुछ और लिखा है। तो जंतु कोशिका का जो सिद्धांत दिया था ना वो जंतु वैज्ञानिक थे थियोडर स्वान। अगर एग्जाम में कई बार ये पूछ ले आपको कि जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो वहाँ आएगा थियोडर स्वान। पादप कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रतिपादन किया था मिथियास स्लाइडेन ने। तो आप ये याद रखिए दोनों वैज्ञानिकों को अलग अलग, कि स्वान ने तो किया था जंतु कोशिका का सिद्धांत और पादप कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो स्लाइडेन ने दिया था। और जो कोशिका सिद्धांत दिया था दोनों ने मिलकर के दिया था फिर, मगर ये दोनों अलग अलग थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे और एक पादप वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म आता है और केंद्रक न्यूक्लियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो आप ये इंग्लिश में भी याद रखा करो, कई बार वो इंग्लिश में भी दे देता है नाम को हिंदी में लिख के कि सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म ऐसे करके दे सकता है। तो अब पढ़ते हैं हम कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल। ये एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का क्या बना होता है? कोशिका कला बनी हुई होती है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड। क्या हम यही याद रखते हैं? बस गाइडों में कई बार यही दे रखा है, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ इसलिए पूरा डिटेल आपको बताइए। अगर वो हमें सेलुलोज ना दे करके वो पूछ ले कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति में पेक्टोन की भी बनी हो सकती है और पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है। तो ऑप्शन में कहीं भी वो इन तीन ऑप्शन छुपा के एक देते भाई किसकी बनी होती है, तो वो पॉलीसेकेराइड देते, तो वही भी आपको याद रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये एग्जाम में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोशिका द्रव्य यानी इसकी दूसरी संरचना का भाग। कोशिका में कोशिका कला और केंद्र के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, लवक पाया जाता है, यहाँ पे लवक पाया जाता है,
और लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, तारक काय पाया जाता है और रिक्तिका पाई जाती है। ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। अब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी मैं यहाँ पे वैसे डिटेल में आगे बता दूंगा, पर यहाँ देखिए कि यूकैरियोटिक तो ओनली उन कोशिकाओं को कहा जाएगा जिनमें स्पष्ट केंद्रक होगा, यानी जो केंद्रक पाया जाएगा ना स्पष्ट, उनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति उत्पन्न करता है, यानी इसके लिए पावर जनरेट करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। यानी पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी 1880 में, मगर आपको कई गाइड में जो कंपटीशन की गाइड आती है उनमें आपको अल्टमैन का नाम भी देखने को मिलेगा। मगर अगर आप एनसीईआरटी की 9th की साइंस की बुक में देखोगे ना कोशिका के चैप्टर में, तो वहाँ आपको कोलिकर लिखा हुआ मिलेगा। अब रही बात एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में कभी भी अल्टमैन और कोलिकर ऑप्शन में दोनों साथ नहीं आएंगे। अगर अल्टमैन का नाम आता है तो कोलिकर का नाम नहीं आएगा, और कोलिकर का नाम आता है तो अल्टमैन का नाम नहीं आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था वो बेंदा ने दिया था। इंग्लिश में बेंडा लिखा हुआ था, हिंदी में बेंदा लिखा रहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्रकणिका के नाम से किसको जाना जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, 1 मिनट, हाँ ये पढ़ते हैं लवक। अब हम पढ़ते हैं लवक। लवक की खोज किसने की थी, हैकेल ने की थी। अब लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड, आप इंग्लिश में भी इनका नाम याद रखा करो, कई बार एग्जाम में इंग्लिश में भी दे देता है, यानी हिंदी में लिख करके। तो प्लास्टिड कहते हैं लवक को इंग्लिश में। अब लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इंग्लिश में, वर्णी लवक जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो इन तीनों का नाम इंग्लिश में भी याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप पूरी डिटेल पढ़ते हैं हरित लवक के बारे में। खोज की थी जॉर्ज पैलेड ने, यानी जो हरित लवक की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेड ने। हरित लवक हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण किसकी सहायता से करता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की सहायता से करेगा। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोइया कहते हैं। तो पादप कोशिका का रसोइया किसे कहते हैं, वो कहते हैं हरित लवक को। और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्णी लवक, यानी इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये रंगीन होगा, और पौधे के रंगीन भाग कहाँ होते हैं, पुष्प, फल और बीज होते हैं, तो उनमें ये पाया जाता है। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है, और गाजर का हल्का रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है, और चुकंदर में बीटानिन वर्णक पाया जाता है। अब पढ़ते अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये रंगीन होगा, और रंगीन जो रंगहीन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जड़ों में और भूमिगत तनों में, और ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का कार्य करते हैं ये लवक। आगे हम पढ़ते हैं अब लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे वैज्ञानिक ने। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो आप याद रखना डी डुबे ने। लाइसोसोम शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो ये शर्करा, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 24 प्रकार के। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो कोशिका की किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका की, तो वो कहा जाता है लाइसोसोम की। तो कोशिका की आत्मघाती थैली कौन हो गई, लाइसोसोम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है
जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम कहाँ लगे रहते हैं? अंतःप्रद्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारों पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना। तो इसका बस ज़्यादा मुख्य कार्य नहीं है, वसाओं और प्रोटीन का ये संचरण करती है अंतःप्रद्वी जालिका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को राइबोसोम एवं रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में खोजा था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने तो पादप कोशिका में खोजा था तथा जी.ई. पेलाडे ने जंतु कोशिका में खोजा था। तो राइबोसोम की खोज किस प्रकार हुई कि पादप कोशिकाओं में तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने की और जंतु कोशिका में जी.ई. पेलाडे ने की। अब राइबोसोम का जो नाम दिया था वो रॉबर्ट ने 1958 में इसका नामकरण दिया था, यानी राइबोसोम जो नाम दिया था ना वो रॉबर्ट ने दिया था। अब राइबोसोम में राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। तो राइबोसोम किन का बना होता है? ओनली आरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन का उत्पादन भी करता है राइबोसोम, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहती है। तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो 80S प्रकार का पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का पाया जाएगा। तो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने नोट करके कुछ लिखा है तो आप इसको याद रखना कि स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं जो आरबीसी होती है ना हमारी, उनमें एक तो राइबोसोम, एक लाइसोसोम और एक अंतःद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। तो राइबोसोम, लाइसोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी और गोल्जी कोशिकाओं में शर्करा, प्रोटीन और पेक्टिन संश्लेषण का कार्य करता है। तो गोल्जी काय की तो ट्रिक भी आप याद रख सकते हो कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? गोल्जी ने की थी, क्योंकि इसका नाम से ही पता चल रहा है। अब तारक काय के बारे में पढ़ते हैं। तारक काय जिसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, यानी पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इसकी खोज की थी वॉन बेंडेन ने। तो जो तारक काय की खोज किसने की थी? वॉन बेंडेन ने। सेंट्रोसोम को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाएगा? तारक काय को कहा जाएगा और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। अब पढ़ते हैं रिक्तिका। तो रिक्तिका को वैक्यूल कहा जाता है इंग्लिश में, और रिक्तिका एक झिल्ली के द्वारा आवृत रहती है, यानी जिसके अंदर रहती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट जो झिल्ली होती है वो रिक्तिका के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केंद्रक के बारे में, जो कोशिका की तीसरी संरचना है जो मध्य भाग में पाई जाती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। तो केंद्रक जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। मानव के परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी और पादप की परिपक्व चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आप याद रखना, हमारी आरबीसी और पादप की परिपक्व जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग होता है, यानी कि ये इसे नियंत्रक रखता है। कोशिका को संतुलन कौन करता है? वो केंद्रक करता है। अब पढ़ते कोशिका विभाजन के बारे में। ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने एनसीईआरटी जो 9th की बुक है उससे लिख लिए हैं और गाइडों से भी देख के मैंने आपको फुल डिटेल में इसमें समझाया है। कोशिका विभाजन, इसकी खोज की है वीर चाउ ने। कोशिका विभाजन की जो खोज की है यानी देखा था इसे वीर चाउ ने। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, समसूत्री और सूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा होता है असूत्री विभाजन। अब पढ़ते हैं समसूत्री या सूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री और सूत्री विभाजन है ये, इसकी खोज की थी वाल्तेर फ्लेमिंग ने। तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्तेर फ्लेमिंग ने की थी। और ये विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में नहीं होता है। तो याद रखिए, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होगा, जनन कोशिकाओं में नहीं होगा। और इसकी खोज की थी वाल्तेर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी खोज की थी विजमैन ने। और ये सर्वप्रथम जो इसका विस्तृत फुल डिटेल में अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने। ये विभाजन लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में नहीं होगा, लैंगिक जनन कोशिकाओं में होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं असूत्री विभाजन।
ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। तो जो ऐसी अविकसित कोशिकाएं होती है उनमें असूत्री विभाजन पाया जाता है। और इनके पूरी डिटेल देखिए, ये जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ, इनमें असूत्री विभाजन होता है क्योंकि इनकी कोशिकाएं विकसित नहीं रहती है। दोबारा देखिए एक बार, जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट में जो मैंने टॉपिक लिख लिया, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो पाई जाएगी मगर जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ये हरित लवक पादप कोशिका में तो पाया जाएगा मगर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। गोल्जी का यहाँ कम विकसित होंगे, यहाँ पूर्ण विकसित होंगे जंतु कोशिका में। तारक का यानी सेंट्रोसोम, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा और जंतु कोशिका में ये पाया जाएगा। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में पूर्ण विकसित होती है रिक्तिकाएं, और जंतु कोशिका में ये छोटी होगी अगर उपस्थित होगी तो, और नहीं तो ये नहीं पाई जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इनका भोजन। जो पादप कोशिका में जो भोजन संचित रहता है वो मंड और स्टार्च के रूप में रहता है, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित रहता है। आगे हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं इसके। अब है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम जीवाणु में। तो सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम जीवाणु में। सबसे बड़ी कोशिका किस में रहती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका रहती है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी रहती है। ये 3 पॉइंट मैंने और बता दिए। अब आगे अगर आप कहोगे तो मैं इनके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं अगर अगले वीडियो में बना करके डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए या आपको देखना है तो। और अगर मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट अच्छा लगा वो आपको और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।